नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बम्पर वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर 72% से ज्यादा मतदान हुआ, जबकि छत्तीसगढ़ में सेकंड फेज की पोलिंग में 70% वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ में कहीं से कोई सियासी झगड़े की खबर नहीं मिली, लेकिन नक्सलियों ने पोलिंग पार्टी पर हमला किया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। लेकिन मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच कई जगह संघर्ष हुआ। इंदौर, छतरपुर, मुरैना, भिंड ऐसे कई जिलों में मारपीट, फायरिंग और हिंसा हुई। यहां एक शख्स की मौत भी हो गई। इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, इसकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, भूपेश बघेल और रमन सिंह ने अपनी अपनी जीत के कैसे कैसे दावे किए। लेकिन यह सब दिखाऊं इससे पहले आज आपको एक खतरे के बारे में आगाह करना चाहता हूं। यह खतरा है डीप फेक का, यह डेंजर है फेक वीडियोस का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी। मोदी ने कहा, नई नई टेक्नोलॉजी जिंदगी को आसान तो बना रही है, उसे अपनाना भी जरूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के अपने खतरे भी हैं। ऐसे खतरे जो किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, सामाजिक ताने बाने को बर्बाद कर सकते हैं, समाज में टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल खूब बात हो रही है, लेकिन इसके प्रति जागरूकता भी जरूरी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असली नकली का फर्क खत्म कर देती है। पता ही नहीं चलता कि ओरिजिनल क्या है और फेक क्या है। मोदी ने फेक वीडियोस की बात की। कहा, आजकल सबके हाथ में फोन है, हर फोन में तमाम तरह के ऐप हैं, सब में सोशल मीडिया के ऐप हैं, और अगर एक फेक वीडियो आता है तो कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। कई लोग उसे सही समझ लेते हैं। इससे किसी व्यक्ति का या समाज का बड़ा नुकसान हो सकता है। मोदी ने जो कहा वो बात सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन यह खतरा वाकई में बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद कैसे फेक वीडियो का शिकार हुए, विधानसभा चुनाव में कैसे कैसे फेक वीडियोस वायरल हुए, विरोधियों के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए कैसे फर्जी वीडियोस का इस्तेमाल हुआ, झूठ फैलाने के लिए डीप फेक का इस्तेमाल हुआ। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आज मेरे पास में हैं। इनमें से कुछ फेक वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको सुनाता हूं प्रधानमंत्री मोदी की बात। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के दिवाली मिलन कार्यक्रम में मीडिया से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर खुद सावधान रहने और दूसरों को इसके बारे में जागरूक करने की अपील की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है, और उसके कारण डीप फेक हो तो भी वो भरोसा कर लेता है यार ऐसे थोड़ा आया होगा, कुछ तो होगा। और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज में, और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है। अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम हमारे कार्यक्रमों के द्वारा कि आखिर है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है, और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं, और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे। मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलता था, गरबे बहुत ही अच्छा खेलता था, लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अभी जैसे आज ही बनाया हुआ ऐसा वीडियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है कि उसने बना के रख दिया है और चल रहा है। चैट जीपीटी के लोग मिले थे तो मैंने उनको कहा था कि जैसे सिगरेट पे आता है, इट्स कैंसरस, पीना 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 तुम्हारी मर्जी, लेकिन लिखा हुआ रहता है ये हेल्थ के लिए हैजार्ड है, ऐसा लिखा हुआ था। तो मैंने कहा तुम्हारा
जो भी चैट जीपीटी का उपयोग करता है या कोई इस प्रकार से एआई का उपयोग करता है, तो वहां एक आना चाहिए, इट्स अ डीप फेक। फिर उसको देखें, आनंद करे, जो करना है करे, लेकिन उस पर आना चाहिए। तो उन्होंने कहा साहब मुझे भी बड़ी चिंता है कि ये मैंने कर तो दिया लेकिन कैसे रुकेगा, तो एक बड़ा चिंता का विषय है। मोदी ने हंसते हंसते जिस चिंता की बात कही वो हल्की बात नहीं है। मोदी का इशारा गंभीर खतरे की तरफ है। मोदी अपने जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं वो वीडियो आपको दिखा देता हूं। इस वीडियो में मोदी महिलाओं के साथ गरबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मोदी ने जैसे खुद बताया कि ये वीडियो असली नहीं है। उन्होंने स्कूल के बाद कभी गरबा किया ही नहीं। लेकिन इस वीडियो को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वीडियो में जो व्यक्ति गरबा कर रहा है, डांस कर रहा है, वो प्रधानमंत्री नहीं, उनका डीप फेक है। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करते हुए, कुछ भी कहते हुए दिखाया जा सकता है। चेहरा भी उसका होगा, आवाज भी उसकी होगी, लेकिन सब नकली। और क्या असली है क्या नकली है, इसके ऑथेंटिकेशन का आम लोगों के पास कोई जरिया नहीं है। इसलिए जो दिखता है कभी कभी लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा अभी भले समझ में ना आए, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा भविष्य में बड़ी परेशानियां पैदा कर सकता है। इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। फेक वीडियोस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे मिसयूज हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है, इसका एक एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में मिला। चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में फेक वीडियोस की बहार थी। कांग्रेस और बीजेपी ने इसको लेकर चुनाव आयोग में एक दूसरे के खिलाफ कई शिकायतें की हैं। आज वोटिंग खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कांग्रेस ने चुनाव के दौरान नकली वादे किए, नकली वीडियो फैलाए, झूठे वीडियो दिखाए, मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं क्योंकि उन्हें मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है। मोदी जी के नाम पे फिल्म बनाओ, शिवराज को एक्टिंग करने मुंबई भेज दो, जय और बीरू की जोड़ी। अब ये कांग्रेस के मुद्दे थे, हमारे लिए मुद्दे थे विकास, जनता का कल्याण। वो फिल्में बना रहे थे। अब ये अपने आप ये सिद्ध करता है कि वो कतई गंभीर नहीं थे, वो केवल मनोरंजन करने आ रहे थे। शिवराज सिंह फेक वीडियोस की बात क्यों कह रहे थे, इसकी वजह आपको बता देता हूं। असल में बीजेपी ने झूठे प्रचार और गलत तरीकों से प्रचार के करीब 2 दर्जन केसेस पकड़े और उनकी शिकायतें की हैं। इनमें ज्यादातर शिकायतें उन वीडियोस की हैं जो दूसरे वीडियोस पर नकली आवाज और ग्राफिक्स को सुपर इंपोज करके बनाए गए। इस तरह के कई वीडियो मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया के जरिए खूब फैलाए गए। कई सारे वीडियो मेरे हाथ हैं। एक वीडियो में दिखाया गया कि शिवराज सिंह कैबिनेट की मीटिंग के दौरान अपने मंत्रियों और अफसरों से कह रहे हैं कि जनता बहुत नाराज है, बीजेपी भारी अंतर से हार सकती है, इसलिए कुछ भी करो, हर गांव में जाओ, बूथ में जाओ, जो करना है करो, अभी वक्त है, सब ठीक करो, मैनेज करो, इन्हें हराओ। देखो भाइयों, समय बर्बाद ना करते हुए सीधी बात करूंगा। प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी की वजह से लोग भाजपा के काफी खिलाफ है। सर्वे भी बता रहे हैं कि हमारी पार्टी की स्थिति काफी चिंताजनक है। इसलिए सभी को कह रहा हूं, चुनाव के लिए जी जान से सब लग जाओ, हर जिले में जाओ, हर गांव में जाओ, खासकर इंदौर, उज्जैन और दमोह में जहां हमारी वोटें ज्यादा कम है, उन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा अपने कर्मचारियों को लगाओ, डोर टू डोर चुनाव प्रचार करो। मोदी जी ने जो चिट्ठी जारी की है उसे दिखाओ, वोट अपील करो और मोदी जी के नाम पर वोट मांगो, वरना इस बार भारी बहुमत से पार्टी की हार होगी। यह वीडियो चुनाव के ऐलान से पहले शिवराज सिंह चौहान की आखिरी कैबिनेट मीटिंग का है। वीडियो सही है, लेकिन इसमें आवाज शिवराज सिंह चौहान की नहीं है। शिवराज सिंह की आवाज की हूबहू नकल करके इसे वीडियो पर सुपर इंपोज कर दिया गया। इस वीडियो को जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए फैलाया गया, उनकी लिखित शिकायत पुलिस से की गई। इसके बाद पुलिस ने जांच करके इस तरह के वीडियो को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया। मैं बार बार कह रहा हूं, कमलनाथ को रोको, कांग्रेस आ गई तो सबको 1500 रुपए महीने और 500 रुपए में गैस देने लगेगी। फिर इस बार तो छोड़ो, अगली बार भी हमारा जीतना नामुमकिन हो जाएगा। हमने तो कुछ लोगों को 1250 रुपए दिए हैं, वो तो सबको देंगे। हमने तो 450 रुपए में गैस सिलेंडर का सिर्फ झांसा दिया है, वो तो सही में देंगे।
क्योंकि वो दूसरे प्रदेशों में दे रहे हैं। भैया कुछ भी करो पर कमलनाथ को रोको। बीजेपी का आरोप है कि इस तरह के वीडियोस कांग्रेस से जुड़े लोगों की तरफ से सर्कुलेट किए गए और एक नहीं ऐसे दर्जनों वीडियो बनाए गए। जो लोकप्रिय टीवी शोज हैं उनकी क्लिपिंग्स के साथ भी छेड़छाड़ की गई। कौन बनेगा करोड़पति की ओरिजिनल क्लिप ली गई, लेकिन होस्ट और कंटेस्टेंट की आवाज बदलकर सारा कॉन्टेक्स्ट बदल दिया गया। इस वीडियो से मैसेज देने की कोशिश की गई जैसे शिवराज सिंह सिर्फ घोषणाएं करते हैं, उन पर अमल नहीं करते, वो काम के बजाय सिर्फ ऐलान करते हैं। मंत्री को उनकी झूठी घोषणाओं के कारण घोषणा मशीन कहा जाता है। मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र पटेल। जी सर, इसका राइट आंसर है सर ऑप्शन बी। प्लीज लॉक ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पर ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये मध्य प्रदेश के 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने घोषणा तो खूब की लेकिन काम नहीं किया, इसीलिए इनको घोषणा अब ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर ऐसे कई सारे वीडियो बनाए गए। इनमें वीडियो असली था, कौन बनेगा करोड़पति का था, होस्ट भी अमिताभ बच्चन ही थे, कंटेस्टेंट भी ओरिजिनल थे, लेकिन आवाज सबकी नकली थी। आवाज सुपर इंपोज करके और ग्राफिक्स बदलकर ऐसा दिखाने की कोशिश की गई जैसे वाकई में कौन बनेगा करोड़पति में सवाल पूछा गया और शिवराज सिंह चौहान को घोषणा मुख्यमंत्री बताया गया। ये वीडियो पर न तो कांग्रेस का चुनाव का निशान है, न ये बताया गया कि वीडियो चुनाव प्रचार के लिए बनाया गया है। किसने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। वीडियो को किसने बनाया, इसके बारे में भी अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे मध्य प्रदेश में जमकर सर्कुलेट किया। यह वीडियो इतना फैल गया कि कौन बनेगा करोड़पति को टेलीकास्ट करने वाली कंपनी सोनी टीवी को सफाई देनी पड़ी। सोनी टीवी की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा इस तरह के वीडियोस उनके नोटिस में आए हैं जहां शो के होस्ट और कंटेस्टेंट्स की आवाज से छेड़छाड़ की गई है। इसे लेकर साइबर क्राइम सेल में शिकायत की गई है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। सोनी टीवी ने लोगों से अपील की कि इस तरह के वीडियोस को शेयर ना करें। और ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रचार के लिए सिर्फ कौन बनेगा करोड़पति के शो से छेड़छाड़ की गई। फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन को भी इस तरह के मिसलीड करने वाले कैंपेन में लपेटा गया। चूंकि आजकल पैसे देकर कोई भी ट्विटर से ब्लू टिक खरीद सकता है, इसलिए कांग्रेस के ब्लू टिक वाले किसी सपोर्टर ने कार्तिक आर्यन का एक वीडियो शेयर कर दिया और उसके साथ लिखा, अब तो कार्तिक आर्यन भी कांग्रेस को सपोर्ट करने लगे हैं। अब कार्तिक आर्यन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इसलिए जानबूझकर उनका वीडियो इस फर्जी कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया गया। इस वीडियो की खास बात यह थी कि इसमें कांग्रेस का इलेक्शन सिंबल यानी पंजा लगाया गया था। कार्तिक आर्यन भी ये सुनकर चौंक गए, जिसमें वो कह रहे हैं मैं भी कांग्रेसी हूं। अपने नाम और वीडियो के इस तरह के सियासी इस्तेमाल की खबर जब उन तक पहुंची तो उन्होंने इसे लेकर क्लैरिफिकेशन जारी किया। कार्तिक आर्यन ने कहा उनके जिस वीडियो से छेड़छाड़ की गई है वो तो एक OTT प्लेटफॉर्म का ऐड है, यानी OTT प्लेटफॉर्म के विज्ञापन को डॉक्टर्ड करके
उसे कांग्रेस का विज्ञापन बना दिया गया। आपने देखा फेक वीडियोस की प्रॉब्लम सीरियस है और अब तो एआई से, डीप फेक से यह खतरा और भी बढ़ गया है। आपने देखा कि चुनाव के दौरान शिवराज सिंह को झूठा बताने के लिए, बदनाम करने के लिए अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता का इस्तेमाल किया गया। केबीसी जैसे बड़े शो की क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल हुआ। यह डेंजरस है। जब तक इलेक्शन कमीशन में शिकायत हुई, पुलिस में एफआईआर हुई, तब तक बहुत डैमेज हो चुका था। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए, लेकिन आजकल सबके फोन में फेक वीडियोस आते हैं, हर रोज आते हैं। ज्यादातर लोग इन्हें सीरियसली नहीं लेते। जो गंभीरता से लेते हैं, उनके पास इन वीडियोस की सच्चाई को जानने का कोई तरीका नहीं है। मुझे हर रोज कम से कम 5-6 लोग वीडियो भेजकर पूछते हैं, क्या यह सही है, क्या यह फेक है। इंडिया टीवी के पास एक टीम है जो ऐसे वीडियोस को वेरीफाई करती है। लेकिन इंटरनेट तो एक महासागर है, विशाल है। इसका जाल दुनिया के कोने कोने में फैला है। कौन ऐसे सारे वीडियोस को वेरीफाई कर सकता है? असंभव है। और दूसरी बात यह कि 2-3 साल पहले तक एक फेक वीडियो तैयार करने में 2-3 दिन लग जाते थे। उसके लिए बहुत सारी हाई डेफिनेशन फुटेज की जरूरत होती थी। अब तो एक से एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। 4-5 घंटे में फर्जी वीडियो तैयार हो जाते हैं। किसी वीडियो पर फेक वॉइस लगाना, लिप सिंक मैच करना और भी आसान हो गया है। फेक वीडियो से रातों रात किसी को बदनाम किया जा सकता है, लोगों की भावनाएं भड़काई जा सकती हैं। इसलिए यह समाज के लिए बड़ा खतरा है। इसका एक और बड़ा नुकसान है, वो ये कि अगर किसी नेता का वीडियो असली हो, वो रिश्वत लेते भी पकड़ा जाए, सिफारिश करते हुए उसका असली वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाए, तो बड़ी आसानी से कह देगा ये वीडियो फेक है। फॉरेंसिक जांच करवा लो। जांच होते होते, रिपोर्ट आते आते महीनों लग जाएंगे। रिपोर्ट खिलाफ आई तो रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए जाएंगे। इसलिए इस खतरे को समझना जरूरी है। साइबर एक्सपर्ट की मदद से इसके बारे में लोगों को अवेयर करना, समझाना जरूरी है। और हम सबको सावधान रहना है कि बिना वेरीफाई किए किसी वीडियो को फॉरवर्ड ना करें। और जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फेक वीडियो और डीप फेक पर, एआई पर नकली होने का, फेक होने का, फर्जी होने का ठप्पा लगाना पहला कदम होगा। वैसे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी, यह खतरा, यह चैलेंज और बढ़ेगा और हम सबको और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत पड़ेगी। इस पूरे मसले पर मीडिया की जिम्मेदारी बहुत अहम है। हम लोगों को इन्फॉर्म्ड रखें। एआई को और चैट जीपीटी को क्रेडिबिलिटी देने के बजाय जहां जहां इसका इस्तेमाल करें, उसे फेक बताना न भूलें। यह कहना न भूलें कि यह नकली है। और यह हम सबकी जिम्मेदारी है। यह टेक्नोलॉजी का बेजा इस्तेमाल ना हो, कोई किसी की इज्जत उछालने के लिए फर्जी वीडियो और डीप फेक का इस्तेमाल न कर पाए। और यह अपने दर्शकों से एक और बात कहना चाहता हूं, यह पर्सनल है। मुझे शिकायतें मिलती हैं कि कोई मेरी तस्वीर लगाकर दवाई बेच रहा है, कोई मेरे नाम से मीडिया में एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहा है। किसी ने तो अभी भी मेरे नाम से एक फर्जी फोन बनाकर मैसेजेस भेज दिए। मेरे ऑफिस ने इन सब के बारे में पुलिस में शिकायत की है, जांच हो रही है। आप भी सावधान रहें, किसी फर्जी विज्ञापन पर भरोसा न करें। जब जरूरत हो तो इंडिया टीवी को इन्फॉर्म करें। ऐसी किसी भी जानकारी को वेरीफाई करें। मेरे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे अपने या इंडिया टीवी के वेरीफाइड ऑफिशियल हैंडल से ही पोस्ट की जाती है। वही वेरीफाइड है, उसी पर यकीन करें। अब राजनीति की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने आज जमकर वोट डाले। 72% से ज्यादा लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश की जनता ने क्या फैसला किया, इसका खुलासा तो 3 दिसंबर को होगा। लेकिन आज
जीत के दावे सबने किए। कांग्रेस ने भी कहा सरकार उसकी बनेगी, बीजेपी ने भी कहा सरकार उसकी बनेगी। शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी में अपने परिवार के साथ वोट डालने के बाद कहा उन्होंने जनता को परिवार मानकर मध्य प्रदेश की सेवा की, इसलिए उन्हें पूरा भरोसा है कि जीत बीजेपी की होगी, सरकार बीजेपी की ही बनेगी। शिवराज से पूछा गया अगर सरकार बीजेपी की बनी तो मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पर शिवराज ने गोलमोल बात की, कहा कि चीफ मिनिस्टर का फैसला तो पार्टी करेगी और पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसी हैसियत से काम करेंगे। हम एक बड़े मिशन के अंग हैं और मिशन तय करता है कि कौन कहां काम करेगा। हमारा काम अपनी पार्टी को कार्यकर्ता के नाते जिताना है और हम अपने आप को ध्यान में रखें और केवल ये सोचें मैं कहां रहूंगा तो हम तो घटिया हो गए। फिर भाई अच्छा कार्यकर्ता वो है जो ये तय करे कि मुझे जो ड्यूटी दी जाएगी उसका पालन मैं करूंगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी हमारा मिशन एक वैभवशाली, गौरवशाली, शक्तिशाली, समृद्ध भारत के निर्माण का मिशन, उसके लिए विकसित और समृद्ध मध्य प्रदेश के निर्माण का मिशन जो तय करता है हम वहां काम करते हैं। जीत का दावा कांग्रेस ने भी किया। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में अपना वोट डाला और वोट डालने से पहले उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा की। कमलनाथ ने कहा उन्होंने भगवान से एमपी की जनता की खुशहाली मांगी है। कमलनाथ ने कहा कि जनता ने 18 साल शिवराज की घोषणाएं सुनी और 18 महीने में उनका काम देखा, इसलिए उन्हें बीजेपी की विदाई और कांग्रेस की वापसी की पूरी उम्मीद है। अब मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने पूरे मध्य प्रदेश के लिए हनुमान जी से उनका आशीर्वाद मांगा। मैंने पिछले 2018 में वायदे किए थे, 11.5 महीने में मध्य प्रदेश की जनता गवाह है कि मैंने क्या पूरा करा, इससे एक विश्वास है। हालांकि शिवराज और कमलनाथ जिस तरह से जीत के दावे कर रहे हैं, मामला उतना एक तरफा नहीं है, न कांग्रेस के लिए न बीजेपी के लिए, और इसकी झलक पोलिंग बूथ पर दिखाई दी। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, खासकर बुंदेलखंड और चंबल के इलाकों में। ग्वालियर, मुरैना, छतरपुर, इंदौर, भिंड और मुरैना से वोटिंग के दौरान हिंसा की सबसे ज्यादा खबरें आई। सबसे बुरी खबर मिली छतरपुर से। कांग्रेस के उम्मीदवार ने दावा किया कि मतदान से पहले रात के अंधेरे में बीजेपी के उम्मीदवार ने लोगों को पैसे बांटे। जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उन पर जानलेवा हमला हुआ। विक्रम सिंह राजनगर असेंबली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। विक्रम सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी उम्मीदवार अरविंद पटेरिया और उनके सपोर्टर्स ने विक्रम सिंह को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। वो तो बच गए, लेकिन उनका एक साथी सलमान गाड़ी से कुचला गया, उसकी मौत हो गई। विक्रम सिंह ने कहा अगर पुलिस ने बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो वो कानून हाथ में लेने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारे भाई का कत्ल कर दिया गया और प्रशासन मूक बैठा हुआ है और जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे प्रशासन से मध्य प्रदेश ऊब चुका है और ऐसे हत्यारों को मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से, राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है, ऐसे हत्यारों को वोट ना दे जिन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे सलमान भाई को गाड़ियों से कुचल डाला। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा यदि प्रशासन नहीं चेतता है तो हम लोग कानून लेने अपने हाथ में विवश हो सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता महू में भी भिड़े। यहां के मांगलिया गांव में मतदान के दौरान तलवारबाजी का मामला सामने आया। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच पोलिंग बूथ पर ही विवाद हो गया। आरोप है एक पार्टी के कार्यकर्ता वोटर्स पर अपने पक्ष में वोट डालने का दबाव बना रहे थे। इसे लेकर तकरार हुई, मामला बढ़ गया, कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए, नौबत सड़क पर मारपीट तक पहुंच गई।
हालांकि इसके तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू किया। इंदौर में भी वोटिंग के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। इंदौर 4 असेंबली सीट के लिए सिंधी कॉलोनी इलाके में बीजेपी उम्मीदवार के बेटे पर कांग्रेस के वर्कर्स से मारपीट का आरोप है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इंदौर 4 उम्मीदवार मालिनी गौर के बेटे ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराया, धमकाया और फिर मारपीट की। कांग्रेस के नेताओं ने इसको लेकर हंगामा किया तो विवाद बढ़ गया। सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा, बीजेपी हार के डर से बौखला गई है। मिश्रा ने बीजेपी नेताओं को चेतावनी भी दी कि कांग्रेस की सरकार आते ही एक-एक का हिसाब किया जाएगा। टोटल इनका प्लानिंग है कि चूंकि हमारे कैंडिडेट सिंधी समाज को बिलोंग करते हैं, सिंधी समाज उनके पक्ष में वोट दे रहा है, तो वहां वोटिंग परसेंटेज झगड़ा कराकर रोका जाए। एकलव्य सिंह गौड़ की वीडियो सामने आ गए हैं। हमारे विलियम हमारे साथी हैं, उनके साथ मारापीटी हुई है। हमारे मुकेश रिजवानी है, उनके साथ मारापीटी हुई, मनीष के साथ। और अभी यहीं हम थाने पर बैठे, मालूम पड़ा है कि तोड़ा में हमारे साथी का, हमारे विधायक के प्रत्याशी पिंटू जोशी के साथ थे, उनका सर फोड़ दिया गया है। ये अराजकता फैला रही है भारतीय जनता पार्टी। विवाद की एक ही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की हार, पूरे प्रदेश में करारी हार हो रही है। अंडर करंट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। मुख्यमंत्री से लेकर हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भयभीत है, और परिणाम से ज़्यादा भयभीत है कि माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि अब की मैं 2018 का मॉडल नहीं 2023 का मॉडल होऊंगा, तो वो मॉडल उनको भय पैदा कर रहा है। और कमलनाथ जी ने अभी कहा कि मेरी चक्की बड़ी बारीक पीसती है। तो ये जो आज उत्पात मचा रहे हैं, ये कमलनाथ जी की चक्की में पीसने के लिए तैयार रहे। 3 तारीख बाद उनकी चक्की इतना महीन पीसेगी कि इन लोगों की कमर टूट जाएगी राजनीतिक। इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी उम्मीदवार के बेटे के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी है। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस स्टेशन में भी हंगामा किया। थाने के बाहर भी मारपीट हुई। इंदौर के डीएम इलैया राजा ने थाने में पहुंचकर कांग्रेस के नेताओं को समझाया बुझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। एसीपी देवेंद्र सिंह ध्रुव ने कहा कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों पर एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि थाने के बाहर मारपीट करने वालों पर भी पुलिस एक्शन लेगी। सिंधी कॉलोनी में मारपीट हुई है, जिसमें जो फरियादी है विलियम सतवाने, उसको थाने लाया गया है, उसको चोट लगी है। उसकी तरफ से एफआईआर की जा रही है। उसके प्रथम दृष्टया उसने बताया कि एकलव्य गौड़ और उसके कुछ साथी ने उनके साथ जो मारपीट की है। अभी पूरी एफआईआर की जा रही है और वीडियो भी देखे जा रहे हैं, जिसमें जिन लोगों के नाम और जिसमें घटना में शामिल होना पाया जाएगा, उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मुरैना की दिमनी असेंबली सीट से भी हिंसा की खबर आई है। इस सीट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वोटिंग को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें मतदान से रोका जा रहा है। इसके बाद टेंशन बढ़ गई। 2 गुटों में पत्थरबाजी हुई, फायरिंग की भी खबर है। दिमनी में हुई हिंसा में कुछ लोग घायल भी हुए। ये अपने शेरवतन शर्मा जी पोलिंग पे जाते हुए इनको ठाकुर भाइयों ने गोलियों से घायल कर दिया है और इनके पैरों में भी चोट लगी है और ऐसे भी कई साथी घायल हुए हैं। ग्राम पंचायत मरगान, पोलिंग नंबर 146-47, दिमनी विधानसभा क्षेत्र मुरैना। कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की सूचना मिलते ही सुरक्षा बल तुरंत एक्शन में आए। मुरैना के डीएसपी विजय सिंह भदौरिया ने एक शख्स के गंभीर घायल होने की पुष्टि की। हालांकि उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने तुरंत ही हालात पर काबू पा लिया। डीएसपी ने कहा कि लोग गोली चलने की बात कह जरूर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। आज सुबह यहाँ पर सूचना मिली थी कि 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया है और इसमें पत्थरबाजी हो रही है। तत्काल पुलिस वहाँ पहुंची और बलवाइयों को वहाँ से खदेड़ा गया। इसमें एक व्यक्ति के सिर पर चोट आई, जिसको इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया है और हाल फिलहाल शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। घायल हुआ है, एक व्यक्ति घायल हुआ था, जिसको इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया। कह रहे हैं क्या गोलीबारी की सूचना मिली है, मतलब जो कुछ गाँव वालों को कहना था, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई है। छिंदवाड़ा से कांग्रेस के एमपी और कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को आज एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। नकुल नाथ वोटिंग के दौरान एक पोलिंग बूथ के भीतर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक दिया। कहा कि पोलिंग बूथ के अंदर सिर्फ
कैंडिडेट जा सकता है। नकुलनाथ के सपोर्टर्स ने कहा कि कमलनाथ यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए नकुलनाथ वोटिंग का जायजा लेने आए हैं। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का विरोध जारी रहा। पुलिस ने बीच बचाव किया और नकुलनाथ को वापस लौटना पड़ा। कोई नहीं जाएगा। नहीं, यहाँ पे आ भी नहीं रहे आप, लेकिन ये सब कर रही है, ठीक नहीं है। भीड़ लेकर छत्तीसगढ़ में भी आज बम्पर मतदान हुआ। दूसरे दौर में आज 70 सीटों पर वोट डाले गए। करीब 70% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन सीट पर परिवार के साथ लाइन में लगकर वोट डाला। इस सीट पर भूपेश बघेल के खिलाफ बीजेपी ने उनके भतीजे विजय बघेल को मैदान में उतारा है। विजय बघेल 2008 में एक बार विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल को मात दे चुके हैं, लेकिन आज भूपेश बघेल ने कहा उन्हें पूरा भरोसा है कि उनके काम को देखकर जनता उन्हें फिर से चुनेगी। जब उनसे भतीजे विजय बघेल की दावेदारी के बारे में पूछा गया तो भूपेश बघेल ने फिल्मी डायलॉग मारा, कहा रिश्ते में हम उनके बाप लगते हैं। 5 साल कांग्रेस सरकार ने जो काम किया और लोगों को जो विश्वास हमने अर्जित की है, क्योंकि हर वर्ग के लिए कोरोना काल में भी हमारे जो इरादे वो डगमगाए नहीं, और उसका फल ये है कि आम जनता है वो कांग्रेस पे भरोसा करती है, कांग्रेस की सरकार पे भरोसा करती है। और हमारे नेताओं ने जो गारंटी दी है और पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है, उससे लोगों को विश्वास बढ़ा है। रिश्ते की दीवारों में लिखा जाता है, यदि दीवार में लिखी दिया है तो मैं कहना चाहूंगा रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। लोकतंत्र कहते हैं जब चुनाव होता है तो जनता सबकी बाप लगती है। हालांकि भूपेश बघेल को जवाब दिया रमन सिंह ने। उन्होंने कहा जनता का मूड बघेल समझ नहीं पा रहे, वो भी जो चाहे दावे कर लें, लेकिन 3 दिसंबर को बीजेपी की सत्ता में वापसी का ऐलान हो जाएगा। ये साफ है कि जनता के मन में बदलाव की जबरदस्त सोच है और अंडरकरंट भी पूरे छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। लोगों में आक्रोश है सरकार के 5 साल की असफलता के लिए, और भूपेश बघेल ने जिस प्रकार भय, आतंक, लूट और का राज चलाया है, जनता इसे को बदलना चाहती है। और ये बदलाव निश्चित रूप से इस चुनाव में जनता के वोटों से प्रकट होगा। वोटिंग के बाद जीत के दावे हर पार्टी करती है। सबको अपने कार्यकर्ताओं का मोरल हाई रखने की जरूरत होती है। काउंटिंग के दिन सबका मोरल हाई होना चाहिए, लेकिन पोलिंग के ट्रेंड से थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगता है। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में पोलिंग टर्नआउट अच्छा रहा। मध्य प्रदेश में अगर महिलाओं ने ज्यादा संख्या में वोट डाला तो इसका लाभ शिवराज को हो सकता है, और कमलनाथ के लिए यह टेंशन वाली बात है। लेकिन शिवराज के लिए मुश्किल यह है कि बीजेपी हाईकमान ने चुनाव से पहले ही शिवराज को मैसेज कन्वे कर दिया था। यह जरूरी नहीं है कि चुनाव के बाद उन्हीं को फिर से चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। हालांकि बीजेपी को शिवराज से बेहतर विकल्प खोजना पड़ेगा। अगर कोई विकल्प नहीं मिला तो एक बार फिर शिवराज भी बन सकते हैं। लेकिन कांग्रेस इस मामले में क्लियर है, अगर कांग्रेस जीती तो कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कांग्रेस के साथ छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। यहां कांग्रेस ने भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाने का वादा नहीं किया है, और टीएस सिंहदेव और उनका परिवार आज वोट डालने के बाद यह कहता सुनाई दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो टीएस सिंहदेव ही चीफ मिनिस्टर के सबसे बेहतर उम्मीदवार होंगे। यह भूपेश बघेल के लिए टेंशन की बात हो सकती है। राजस्थान में भी कांग्रेस की यही मुश्किल है। अशोक गहलोत बार बार कह रहे हैं कि वो तो कुर्सी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कुर्सी उन्हें नहीं छोड़ती, आगे भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन सचिन पायलट को इस बार पूरी उम्मीद है, अगर कांग्रेस की सरकार बनी, अगर कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली तो इस बार चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनका नंबर आ जाएगा। हालांकि राजस्थान में वोटिंग में अभी वक्त है, 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। लेकिन राजस्थान में कैंपेन जोरों पर है। आज अमित शाह, प्रियंका गांधी, हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे बड़े नेताओं ने राजस्थान में चुनावी रैलियां की। अमित शाह ने अजमेर की 2 विधानसभा सीटों पर कैंपेन किया और उसके बाद अजमेर में रोड शो किया। अमित शाह के रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। रोड शो से पहले हुई रैलियों में अमित शाह ने लोगों के बीच कन्हैया लाल की हत्या का मुद्दा उठाया। कहा अगर गलती से राजस्थान में अशोक गहलोत जीत गए तो मजहबी कट्टर लोग बेलगाम हो जाएंगे, इसलिए इस बार वोट
सोच समझकर देना है। गहलोत सरकार ने वोट बैंक की राजनीति में राजस्थान में सभी सीमाएं लांघ दी। जिस प्रकार से उदयपुर ने कन्हैयालाल तेली की दिन दहाड़े हत्या की, इनका मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। कितने कौमी दंगे हुए गहलोत जी, जवाब दीजिए राजस्थान की जनता को। वोट बैंक की लालच में किसी पर कदम नहीं उठाते। पीएफआई वाले देश भर में चुपचाप बैठे रहते। देश भर में किसी की हिम्मत नहीं है बाहर निकलने की, और कोटा में वो रैली निकालने की हिम्मत करते हैं। भाइयों और बहनों, रैली निकालने की। अगर कांग्रेस सत्ता में वापिस आती है तो अजमेर वालों समझ के चलना, पीएफआई जैसे संगठनों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारा राजस्थान सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ये रिसोर्ट में रहने वाली सरकार है। अपनी ही सरकार बचाने के लिए बार बार एमएलए को उठाकर रिसोर्ट में ले जा रहा है। अब जो अपनी ही सरकार नहीं बचा सकते, वो हमारी सीमाओं को बचा सकते हैं क्या? बचा सकते हैं क्या? भाइयों और बहनों, मैं आज कहने आया हूं, एक कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति की इंतहा कर दी। अमित शाह की बातों का जवाब दिया प्रियंका गांधी ने। आज प्रियंका की सागवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में पब्लिक मीटिंग्स हुई। प्रियंका रैली में जाने से पहले सागवाड़ा में गायत्री शक्तिपीठ पहुंची और वहां पारंपरिक तरीके से विधिवत हवन पूजन किया। इसके बाद रैली के मंच पर पहुंची तो उन्होंने गायत्री मंत्र से अपना भाषण शुरू किया। प्रियंका ने कहा, बीजेपी के नेता चुनाव के वक्त धर्म का इस्तेमाल वोट पाने के लिए करते हैं, लोगों को भड़काने के लिए करते हैं, इसलिए बीजेपी से सावधान रहने की जरूरत है। अभी मैं यहां आने से पहले हम गायत्री माता के मंदिर में गए। गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये श्लोक, ये मंत्र मेरी दादी इंदिरा जी ने मुझे सिखाया और मैंने अपने दोनों बच्चों को सिखाया। और सिखाते समय ये कहा कि ये जो मंत्र है, ये गायत्री का मंत्र है, माता का मंत्र है। गायत्री माता हमारी संस्कृति की रक्षा करती है। मेरी दादी इंदिरा जी कहती थी कि जो इस भूमि, इस धरती, इस देश की संस्कृति है, वो यही है कि सब धर्मों का आदर होना चाहिए। इंदिरा जी ने अपना धर्म ये बनाया था कि देश की सेवा करनी है, चाहे अपनी जान चली जाए। अब सरकारें बदलती रहती हैं हर 5 साल, राजनीति भी बदल रही है। आजकल तरह तरह की राजनीति चली है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर पार्टियां बनी हैं और राजनीति चलती है। ऐसे नेता हैं, भाजपा के नेता, भाजपा की जो राजनीति है कि जब जब चुनाव आता है तो धर्म का नाम उभर जाता है, धर्म की बातें होती हैं। हम सब धार्मिक हैं। हिंदुस्तान में ऐसा एक जना नहीं है जिसके दिल में धर्म बसा नहीं है। तो अब समय आ गया है आपको ये सोचने के लिए कि आगे कैसे बढ़ना है। राजनीति में अगर आपका जो आपके जो जज्बात हैं, आपका जो धर्म है, उसका इस्तेमाल हो रहा है तो आपको सावधान होना पड़ेगा। प्रियंका ने चुनावी मंच से गायत्री मंत्र सुनाया तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन पर पलटवार किया। हिमंता भी आज जयपुर में थे। उन्होंने कहा, गायत्री मंत्र सुनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रियंका अगर बीजेपी पर हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप लगाती हैं तो उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। वो जब तक जिंदा रहेंगे हिंदुओं के हित की बात करते रहेंगे। उनको गायत्री मंत्र किसने सिखाया उसमें हमारा क्या जाते हैं? मेरा बेटा को मैंने सिखाया,
तो प्रियंका गांधी को ये बोलने का क्या जरूरत है कि मुझे किसने गायत्री मंत्र सिखाया? ये सनातन का परंपरा नहीं है ना। आपको क्या है ना, बाप रे, इंदिरा गांधी गायत्री जानते थे, क्या बड़ा बात है? भारत का बच्चा बच्चा गायत्री मंत्र जानते हैं, ये क्या बड़ा बात है? अगर भारत में मैं हिंदू के लिए दो शब्द नहीं बोलूंगा, किसके लिए बोलूंगा? बाबर औरंगजेब के लिए। गर्व से हिंदू के लिए बोलो ना, क्या माना है भारत में हिंदू का हित का मतलब क्या है? हिंदू बोलता है सर्वधर्म समभाव, हिंदू बोलता है कि पूरा विश्व मेरा कुटुंब है। अगर ऐसा संस्कृति का जयगान नहीं करेगा, किसका जयगान करेगा? बाबर और औरंगजेब का जयगान करो क्या मैं? आप प्रियंका गांधी को बोलो कि जब तक हम लोग का साथ रहेगा तब तक हम हिंदू का जयगान करूंगा। सच्चाई यह है कि राजनीति में, कैंपेन में, चुनाव के दौरान धर्म का इस्तेमाल बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी। फर्क इतना है कि बीजेपी खुलकर हिंदुत्व की बात करती है और आज नहीं, हमेशा से करती आई है। लेकिन कांग्रेस की लाइन थोड़ी बदली है। अब कांग्रेस के नेता कैंपेन के दौरान मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन मंच पर पहुंचकर बीजेपी को धर्म के नाम पर कोसते हैं। अब सच है कि इस मामले में कोई दूध का धुला नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि जनता सब समझती है और 25 नवंबर को राजस्थान की जनता अपना फैसला सुनाएगी। महाराष्ट्र से आज एक बड़ी खबर आई। यहां पर मराठों को कुणबी सर्टिफिकेट देने के खिलाफ छगन भुजबल ने आंदोलन शुरू कर दिया। छगन भुजबल ने आज ओबीसी आरक्षण बचाओ यलगार सभा आयोजित की और ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र में अगर मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया गया तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भुजबल के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के अलावा कांग्रेस और बीजेपी के ओबीसी नेता भी शामिल हुए। विधानसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार और बीजेपी के एमएलसी गोपीचंद पडलकर भी यलगार सभा में मौजूद थे। असल में मराठा आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे मनोज जरांगे से चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने आरक्षण देने का वादा तो कर दिया, 1 महीने का वक्त मांगा था। इसके बाद शिंदे ने ओबीसी वर्ग में शामिल कुणबी जाति का सर्टिफिकेट मराठाओं को देना शुरू कर दिया। छगन भुजबल शिंदे की सरकार में मंत्री हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। ओबीसी समाज को उन्होंने समझा दिया है कि अगर कुणबी का सर्टिफिकेट मराठाओं को दिया गया तो इससे ओबीसी का हक मारा जाएगा। पिछड़े वर्ग को यह बात समझ में आ गई और आज लोग बड़ी संख्या में छगन भुजबल की सभा में शामिल हुए। लोगों ने कहा वो चाहते हैं कि मराठाओं को आरक्षण मिले, लेकिन इसके लिए ओबीसी समाज का हक अगर मारा गया तो वो सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन और तेज करेंगे। ये हमारे आरक्षण में जो अतिक्रमण कर रही है, घुसखोरी कर रही है, मराठा समाज जो है हमारे ओबीसी समाज में घुसखोरी कर रहे। हम ओबीसी में लगभग 400 जाति के समाज के लोग ओबीसी में है, तो ये अगर ये मराठा समाज आ गया ओबीसी में तो हमारे जो जाति है इनमें से बड़ी भागीदारी होने वाली है। ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। अलग तरह से कायदा बनाकर उसको आरक्षण देना चाहिए। हम हमारे आरक्षण में नहीं आने देंगे उसको। क्या करेंगे आप लोग अगर आ गए तो? साहब जो आ गए तो हम रास्ते पे, रोड पे आएंगे, रास्ते पे उतरेंगे। हम हमारे वो भी मराठा बांधव, वो भी हमारे भाई और बहन है। उसको अलग तरह से सरकार ने उसको अलग तरह से आरक्षण देना चाहिए। उसके हमारी कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हमारे ओबीसी आरक्षण को किसी ने आने नहीं देंगे। हमारे भाई और बहन रास्ते पे उतरेंगे। अरे ऐसे सरकार की पॉलिसी दिख रही है कैसे, लेकिन क्या करें? कुणबी से अरे 1 लाख सर्टिफिकेट मिल गए 2 दिन में, और किसी को भी दे रहे हो, पोषण नहीं, कुछ नहीं। इसलिए हमने आंदोलन किया है भुजबल साहब से। काला बाजार कर रहे हैं। हाँ, काला बाजार कर रहे हैं। तीव्र आंदोलन करेंगे, अगला तीव्र आंदोलन करेंगे। सरकार ने जल्द से जल्द डुप्लीकेट सर्टिफिकेट तो दे रहे हैं, वो जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। 50% के ऊपर आरक्षण देना चाहिए। हम 50% से ज्यादा नहीं कुछ नहीं देंगे। इसके बाद छगन भुजबल ने भी कहा कि वो सरकार में मंत्री हैं, अपना फर्ज समझते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर खामोश नहीं रह सकते। भुजबल ने कहा अगर ओबीसी के कोटे से खिलवाड़ हुआ तो जनता खामोश नहीं बैठेगी। तू मेरे बारे में बहुत बोल चुका है, याद रख मुझे
तू मुझे छेड़ने की कोशिश मत करना। 27% ओबीसी को 27% आरक्षण कैसे दिया गया? हम तो 54% की मांग करते हैं, पर बिहार में तो 63% आरक्षण है। हमारी पहली मांग यही है कि कब जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। शरद पवार, अजीत पवार, राहुल गांधी, चंद्रशेखर, बावनकुले सारे नेता यही मांग कर रहे हैं। सबकी मांग यही है कि जाति आधारित जनगणना करा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुझे मुख्यमंत्री से कहना है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। नेशनल लीडर विधायकों के खिलाफ बोर्ड लगते हैं, गांव में आने से रोका जाता है। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार है या नहीं, कानून है या नहीं। और अगर आप इस तरह से पक्षपात करेंगे तो फिर ओबीसी भी शांत नहीं बैठेगा और ओबीसी के साथ दलित, मुस्लिम और आदिवासी भी खड़े रहेंगे। छगन भुजबल के तेवर देकर एकनाथ शिंदे परेशान हुए। इसलिए जैसे ही भुजबल की यलगार सभा हुई तो शिंदे ने कहा, पिछड़े वर्ग के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ओबीसी कोटे पर कोई फर्क नहीं पड़ने देगी और मराठाओं के लिए आरक्षण का रास्ता भी निकालेगी। मराठा समाज को आरक्षण देते हुए ओबीसी समाज के ऊपर सरकार अन्याय करेगी नहीं। ओबीसी का आरक्षण कम नहीं करते हुए मराठा समाज को न्याय कैसे मिले, ये सरकार की भूमिका है। और मराठा समाज को आरक्षण देते हुए अन्य किसी भी समाज का आरक्षण कम नहीं होगा, उनके ऊपर कोई अन्याय नहीं होगा। ये स्पष्ट भूमिका सरकार की है। शिंदे मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर पहले अपनी सरकार के मंत्रियों को भरोसे में लेते। मराठाओं को कुंभी जाति का सर्टिफिकेट बांटने से पहले, आदेश देने से पहले छगन भुजबल से बात करते। लेकिन इसमें शिंदे पूरी तरह फेल हुए हैं। उनमें अनुभव की कमी साफ नजर आ रही है। अब छगन भुजबल ने ऐसा मुद्दा उठा दिया है जो शिंदे के लिए गले की हड्डी बन जाएगा। बिहार के लोगों के लिए आज बड़ा शुभ दिन है। सबसे बड़ा पर्व छठ आज नहाय खाए की रस्म के साथ शुरू हो गया। छठ का महापर्व नदी में स्नान के साथ शुरू होता है। व्रत का पूरा प्रसाद नदी के पानी से बनता है। लेकिन जो बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं, उनकी मुश्किल यह है कि छठ से पहले यहाँ यमुना इतनी गंदी है कि उसके पानी से खाना बनाना तो दूर, उसमें डुबकी लगाना भी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन छठ का व्रत करने वालों की मजबूरी है, उन्हें यमुना के गंदे पानी में ही डुबकी लगानी पड़ रही है। और इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में सियासत भी हो रही है। बीजेपी के एमपी मनोज तिवारी ने यमुना नदी में बने झाग को दबाने के लिए केमिकल स्प्रे पर सवाल उठाए। मनोज तिवारी ने केमिकल स्प्रे का वीडियो दिखाकर कहा कि केजरीवाल सरकार कालिंदी कुंज में यमुना के पानी में बने जहरीले झाग को दबाने के लिए केमिकल का छिड़काव कर रही है। क्या इस केमिकल से यमुना का पानी दूषित नहीं होगा? क्या ये केमिकल श्रद्धालुओं की स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि पूरे साल भर अरविंद केजरीवाल को यमुना की याद नहीं आती और जब छठ पूजा आती है तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए केमिकल का छिड़काव करवाते हैं। मनोज तिवारी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सख्त ऐतराज जताया गया। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उनकी सरकार ने तो छठ मनाने वालों के लिए 1000 आर्टिफिशियल तालाब बनवाए हैं। छठ की तैयारियों के लिए हर वार्ड में 40,000 रुपए दिए गए हैं। लेकिन मनोज तिवारी को बताना चाहिए कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां वो क्या कर रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा में भी बिहार और पूर्वांचल के कई लोग रहते हैं। बीजेपी की सरकारों ने उन्हें छठ मनाने के लिए क्या सुविधाएं दी हैं? भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की घटिया राजनीति कर रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूँगा, गुजरात में इतने पूर्वांचली हैं, गुजरात सरकार छठ के लिए क्या करती है? हरियाणा के अंदर गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, यहाँ पे खूब पूर्वांचल के लोग रहते हैं, क्या यहाँ पे सरकार छठ मनाती है? महाराष्ट्र के अंदर लाखों की तादाद में यूपी, बिहार और पूर्वांचली लोग रहते हैं, क्या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब वर्षों हो गए, क्या वो वहाँ पे छठ का आयोजन करते हैं?
15 साल से एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या एमसीडी ने छठ का आयोजन किया? नहीं किया। अब जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में बनी है तो प्रत्येक वार्ड में छठ के आयोजन के लिए 40-40 हज़ार रुपये जो है दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के लिए कुछ नहीं करती। अगर करती हो तो मनोज तिवारी बताएं कि जहां जहां उनकी सरकार है वहां पे छठ मनाने के लिए क्या कार्यक्रम किए जाते हैं। नेता लोग कुछ भी कहें, दिल्ली का हाल देखकर बहुत तकलीफ होती है। ऐसा लगता है जैसे यहां रहने वालों ने कोई बड़ा अपराध किया है जिसकी सजा उन्हें मिल रही है। हर साल छठ पूजा आती है, हर साल यमुना में जहर तैरता हुआ दिखाई देता है, हर साल इसमें केमिकल डाला जाता है। माताएं और बहनें इस तेजाब भरे पानी में उतरकर अर्घ चढ़ाती हैं, पूजा करती हैं, खतरा बोल लेती हैं। हर साल वादा किया जाता है कि यमुना साफ करेंगे। इसी तरह हर साल पराली जलती है, हर साल पॉल्यूशन होता है, हर साल वादा किया जाता है कि दिल्ली की हवा को साफ करेंगे, अब पराली नहीं जलने देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। दिल्ली में रहने वालों का कसूर क्या है? क्या दिल्ली वाले टैक्स नहीं देते? क्या दिल्ली में रहने वालों ने कोई पाप किया है? क्या हमारे देश में एक्सपर्ट्स की कमी है? क्या फंड्स की कमी है? यमुना साफ क्यों नहीं होती? दिल्ली का पॉल्यूशन कम क्यों नहीं होता? इन सवालों का जवाब कोई नहीं देता। दिल्ली वालों को इस पानी और हवा में मिले जहर से मुक्ति कब मिलेगी, इसका जवाब मिलना चाहिए। केजरीवाल ने कई बार यमुना को साफ करने के वादे किए हैं, लेकिन बार बार डेडलाइन बढ़ाते जाते हैं। वो हर साल छठ के आसपास यमुना को साफ करने का वादा करते हैं, लेकिन इस बार केजरीवाल ने कोई वादा नहीं किया। आज अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात की। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया और इसमें अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर वो शराब घोटाले के केस में जेल चले जाएं तो घबराना मत, घर घर जाओ, अभी से दिल्ली की जनता से पूछो कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि वो जनता के राय पर फैसला करेंगे और इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार उन्हें डराने की कोशिश ना करे, उन्हें सत्ता का लालच नहीं है, लेकिन मोदी ये समझ लें कि वो इस जंग में तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाएंगे। दिल्ली में ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से ये जीत नहीं सकते। तो अब इन्होंने एक षड्यंत्र रचाया है, शराब घोटाला। दिल्ली में कौन सा शराब घोटाला हो गया? अभी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई शराब घोटाले की, जज बार बार पूछ रहा है सीबीआई वालों से, एक तो सबूत दे दो, एक तो सबूत दे दो। कोई तो सबूत, कोई सबूत नहीं सीबीआई के पास, कोई सबूत नहीं ईडी के पास। जज बार बार कह रहा है 2 मिनट नहीं टिकेगा तुम्हारा केस। ये शराब घोटाला है और एक फर्जी शराब घोटाला बना के उन्होंने हमारे संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, अब ये मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। तो इनका मकसद ये है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के टॉप के नेतृत्व को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को और सरकार को तितर बितर कर दिया जाए। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते, उनको पता है। मैं उनको कहना चाहता हूं केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। केजरीवाल एक चतुर राजनेता हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा है कि उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति हो तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन ना हो, पार्टी भी चलती रहे और सरकार भी चलती रहे।